आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी पार्टी है लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, वो आप पूरे देश में किस तरह की रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां और बहुत सी बड़ी पार्टियां जो है वो सक्रिय हैं। आपकी क्या रणनीति है और क्या आप अपनी पार्टी को किस स्तर पर ले जाएंगे? लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर हुआ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो हमारा मकसद ये है कि देश में राजनीतिक वातावरण स्वच्छ हो, अच्छे लोग जो है राजनीति में आए। हमारी पार्टी ये नहीं चाहती है कि पूरे देश में हम ही शासन करने लगे और हर राज्यों में हमारी सरकारें बन जाएं। हम राजनीति इस तरह की करना चाहते हैं कि कमोबेश सभी राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां पहले से मजबूत हैं, उन्हीं में जो जनता की सुध लेने वाले राजनीतिक दल हैं या जनता की सेवा सही मायने में करने वाले हैं और हमें लगेंगे, तो हम अपनी पार्टी के माध्यम से उनको भी सपोर्ट करेंगे। इसी रणनीति के तहत हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अभी ये निर्णय लिया है कि वर्तमान समय में कांग्रेस और बीजेपी और जो क्षेत्रीय दल और हैं बहुत से जो अभी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया उनको हराने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने जो है 10 पार्टियों को लेके एक मोर्चा बनाया है वैकल्पिक राजनीति देने के लिए, सत्ता में चुनौती दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा। क्योंकि ये चारों पार्टियों की शासन जो है उत्तर प्रदेश में यदा कदा कभी न कभी रह चुका है और जनता इनकी कार्यप्रणाली को देख चुकी है। और राजभर जो है सभी कम्युनिटी को लेके साथ चल रहे हैं। वो जात पात की बात उतनी नहीं करते हैं, लेकिन वो ये वास्तविकता स्वीकार करते हैं ईमानदारी से कि जात और धर्म एक वास्तविकता है। इसी तरीके से गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा हैं, उसके संरक्षक छोटू भाई वसावा हैं, जो पिछले 40 साल से एमएलए हैं और आदिवासी मसीहा कहलाते हैं। मैं चाहूंगा कि जो है कम से कम जो है गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीटीपी को जो है मदद करें समान विचारधारा वाली पार्टियां। इसी तरह से जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब चुनाव हो तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि हक की बात करते हैं और वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी की बात नहीं करते हैं, वो सर्व समाज को लेके चलने के लिए जो है अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि अगर वो योग्य आदमी हैं लोगों की नजरों में तो उनको मौका मिलना चाहिए और वहाँ जात पात धर्म से ऊपर उठ के सबको उनका साथ देना चाहिए। और धीरे धीरे करके हमारा लक्ष्य जो है एकदम साफ सुथरा है कि हम दबे कुचले वास्तविक तौर पे जो वंचित समाज है उसका उत्थान करें। और ऐसा भी नहीं है कि उनके उत्थान के नाम पे जो लोग जो है संपन्न हैं उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाए या उनको दोहन करने का काम। इस तरह से समाज में एक सामंजस्य स्थापित करेंगे कि अमीर आदमी तो अमीर रहे, भाई अमीर को गरीब नहीं करा जाएगा, लेकिन गरीब आदमी भी अमीर हो। सभी राजनीतिक दल एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसको हम लोग जो है ये चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर जनता राजनेताओं को जो गाली दे रही है, कम से कम लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को और उनके नेताओं को लोग जो है गाली देने का काम ना करें। जनता के हित को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे देर से सत्ता। आपने गरीब की बात कही है यहाँ कि गरीब को आप अमीर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या जब से देश आज़ाद हुआ है कितने ही लोग जो गरीब हैं वो गरीब होके इस दुनिया से रुखसत हो गए और कितने ही लोग जो हैं वो अपने अभी भी गुजर बसर कर रहे हैं। आपकी गरीबों के प्रति क्या रणनीति होगी? मेरा सीधा सीधा ये है कि गरीब आदमी जो है गरीब इसलिए रह जाता है कि उसको जो है अवसर नहीं प्रदान किए जाते। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए माह की है, अब हमारी सरकारें जो भी रही उन्होंने उसको इस लायक बनाने का प्रयास नहीं किया कि उसकी आमदनी 10,000 से जो है 15,000 हो, 15 से 20 हो। ऐसा एटमॉस्फेयर वातावरण नहीं दिया गया। आज जो आदमी जो है 10,000 रुपए कमा लेता था अपना छोटा मोटा धंधा करके, वो आज जो है उतना पैसा भी नहीं कमा पा रहा, जबकि उसको तरक्की करना चाहिए। तो तरक्की इसलिए नहीं की कि सरकार की जो है नीतियां गलत है।
छोटा दुकानदार जो है वहीं के वहीं पिसता चला जा रहा है, और अब तो बड़े दुकानदारों के ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो है ये जो आर्थिक नीतियां हैं देश की, ये संतुलित बनाना पड़ेगी। लेकिन आप जीतने के बाद आप जब सत्ता में आएंगे तो क्या आप उन नीतियों को स्टॉप कर देंगे? क्या सबको समानता का अधिकार आप देंगे? नहीं, समानता का अधिकार नहीं होगा, समान अवसर का अधिकार होगा। समानता अलग चीज है, समानता तो प्रभु ने भी नहीं बनाया है, हर व्यक्ति समान नहीं है। अब अगर एक मालिक और एक नौकर दोनों समान हो जाएंगे तो नौकर मालिक का काम क्यों करेगा? यहाँ नौकर मालिक का तो क्वेश्चन नहीं है ना। यहाँ ये है कि एक गरीब के पास परचून की छोटी सी दुकान है और एक मॉल है, क्या आप उन मॉलों को खत्म कर देंगे? नहीं, उन मॉल को खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन हम उसमें एक ऐसा सामंजस्य पैदा करेंगे कि कुछ रोजमर्रा की जो जरूरी चीजें हैं वो एक निर्धारित जनरल स्टोर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहां जो है उसकी सेल होगी, और जो स्टैंडर्ड की चीजें हैं जो ज्यादा पैसे दे के लोग खरीद सकते हैं वो मॉल में होंगी। मॉल तो ऑलरेडी बने हुए हैं, अब हम उसमें अगर जब बैरियर लगा देंगे, एक स्टॉकिंग की जो है, स्टॉकिस्ट जो होते हैं जो माल जमा करते हैं, एक लिमिट कर देंगे कि जैसे हम मान लीजिए 20 चीजें हैं, हम ये एक निर्धारित कर देंगे कि 10 चीजें जो है ये फलानी जगह मिलेंगी और ये 10 चीजें यहाँ मिलेंगी, तो वो आदमी वहां ले सकता है। नहीं, ये कोई समस्या का हल नहीं लग रहा है। नहीं, तो आप ये बताइए अभी जो स्थिति है, ये क्या आपकी पार्टी का यही रहेगा उद्देश्य, ये दाल चावल और अंडा और ब्रेड के इसमें, या आप रोजगार के ऊपर क्या है आपका नौजवानों के लिए? हम नीति, वो आपकी नीतियां आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। उसको जब से देश आजाद है तब से कोई भी नहीं रोक पाया है, कोई भी पार्टी, क्योंकि उठान जो है उसको आप किसी की तरक्की को नहीं रोक सकते। नहीं, तरक्की को रोकने को मैं नहीं कह रहा हूँ। अब प्रतिस्पर्धा आयोग बना है, भारत सरकार ने बनाया है। आपको पता है वो क्यों बना है? कि जो भी कंपटीशन हो वो पारदर्शी हो। उन्होंने 3 महीने तक तो फ्री दे दिया कि जियो इस्तेमाल कीजिए, पहले इस्तेमाल करें और फिर आप लें। उन्होंने ये फार्मूला किया, लोगों ने अपना कनेक्शन बदल दिया, अलग अलग जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां मैंने नाम ली बदल दिया। बदल के जब आज हम लोग बैठे बात कर रहे हैं तो आज मेरे ख्याल से 600 रुपए में जो है 3 महीने का रिचार्ज होता है। तो ये एक मोनोपोली है। उन्होंने पहले तो जो है उन कंपनियों को एक तरह से टारगेट करके उनके कस्टमरों को तोड़ा, लालच देके। आप समझिए, अब आप कहोगे उनका अधिकार है, वो अधिकार है, लेकिन अगर ये बैरियर सरकार लगाती कि आप 3 महीने में जो ये रेट दे रहे हो वो रेट जो है इतने साल तक आपको रखना पड़ेगा, तो क्या वो रखते? ना रखते। इस तरह से जियो ने जो और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के कस्टमरों को तोड़ लिया, और आज जब 60% से ज्यादा कस्टमर इनकी तरफ आ गए और ये हो गया तो अब उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो हम उसी तरह की रणनीति अपनाएंगे कि वो चीजें ना हो जो टेलीकम्युनिकेशन में हुई है। तो दाल भी वही बेचेगा, सब्जी भी वही बेचेगा। आम आदमी के पास जब पैसा नहीं है वो अपना इस तरह से वो सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का मतलब है कि अब तक तो सरकार ने नहीं दिया गरीब को। नहीं, सरकार ने गरीब को नहीं दिया, मैं दूंगा। सरकार ने गरीब को नहीं दिया, यही तो नीति गलत है। सरकार ने अमीर को ही अमीर बनाया, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अगर सरकार सिर्फ एक नीति रोक दे, आपकी बात का सारा जवाब इसी में है, अमीर को अमीर न बनाए सरकार, अमीर को अमीर बनाने की नीति पे नियंत्रण कर दे तो गरीब अपने आप जो है अमीर हो जाएगा। अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा 20 घराने हैं इस देश में जो पूरे देश के, हम ये नहीं करें 20 को हम जेल भेज देंगे या इनका धंधा बंद कर देंगे। इनको उतने तक सीमित करेंगे जितने में वे देश की उन्नति में सहयोग भी करें और अपनी आय भी बढ़ा सके। हिंदुस्तान का पैसा लेके जो बाहर हैं, सरकार उनको लाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से लेके अब तक क्या विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको क्या वो नहीं ला पाए अभी तक? तो इसके पीछे आप क्या समझते हैं? क्या आपकी पार्टी सत्ता में आते ही उनको यहाँ स्थानांतरण करेगी? भाई आप सीधी सी बात समझिए,
जितने भी लोगों के आपने नाम लिए या इनके पहले भी जो है दूसरी सरकारों में भी लोगों ने घोटाले किए, वो लोगों को प्रत्यार्पण करके यहाँ सरकारें ला नहीं पाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि जब भगाने वाले वही हैं तो वो क्यों लाएंगे। दाऊद इब्राहिम नाम ले रहा हूँ, आतंकवादी है, देश का जो है देशद्रोही है, देश का दुश्मन है और देश में आतंकवाद फैलाने का उसके ऊपर इल्जाम। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राजनाथ सिंह साहब हो, रक्षा मंत्री अमित शाह साहब हो, सब लोग इलेक्शन में तो बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं जनता से कि सत्ता में आते ही हम कान से पकड़ के जो है दाऊद को ले आएंगे। आज 14 से लेके 21 साल हो गए, कौन सा दाऊद आ गया। सवाल ये उठता है कि हमारे नेता जनता से कहते कुछ है वोट के लिए और करते कुछ है, वो हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम उतना ही कहेंगे जितना कर सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि अमीरी और गरीबी के उसको कम करा जा सकता है, तो इसका मतलब जो है आप स्पष्ट कह रहे हैं कि हम ये वादा नहीं करेंगे कि दाऊद को हम इंडिया ला सके, उसको जेल में डाल सके। हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि ना दाऊद जैसे आतंकवादी और बदमाश देश छोड़ के भागे कोई घटना करके, और ना मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे लोग जो है पैसा लेके भागे। हम व्यवस्था ऐसी पुख्ता कर देंगे। आप व्यवस्था बाद में करेंगे जी, लेकिन जो एक्चुअली भाग चुके हैं, जो देशद्रोही हैं, उनको आप कैसे। तो हम सत्ता में आएंगे तभी हम उनके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं। 110% लेंगे और विद इन पीरियड लेंगे। दिल्ली में जो चुनाव होंगे अभी, उसमें आपने अपनी पार्टी को कितना मजबूत किया है और कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? भाई देखिए, दिल्ली में अभी तो नगर निगम के चुनाव हैं 22 में। नगर निगम का चुनाव एक तरह से जो है सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के लिए एक तरह से इम्तिहान की घड़ी होता है, क्योंकि ग्रास रूट पे वोट पड़ता है, गली गली में जो है नेता पैदा होते हैं। और दिल्ली में 272 सीटें निगम पार्षद की हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, कि हम जो है दिल्ली में ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ें जो भारतीयता में जो है विश्वास करते हों, लोगों की परेशानियों को दूर करने में जो है उनकी इच्छा हो, ना कि बैंक बैलेंस बढ़ाने में। उनके में आपसी भाईचारा पैदा करके जो है समाज का उत्थान करने की सोच हो, ना कि दबंगई और जातिवादी और धार्मिक उन्माद फैला के जो है राजनीति करने की सोचो। हम इस तरह के सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मतलब आप गठबंधन करें। गठबंधन की राजनीति होगी आपकी। गठबंधन की राजनीति तो हमने ईमानदारी से कह दिया, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे और राज्य स्तर पर भी करेंगे और नगर निगम। मेरा ये मानना है कि हमें कुंडली मार के किसी भी सत्ता पे नहीं बैठना है, हमें अपनी सत्ता की ताकत को विकेंद्रित कर देना है, लोगों को पावर। विशेष सूत्रों से पता चला है कि आप बहुत सी पार्टियों के साथ बात आपकी चल रही है, जो नई नई पार्टियां भी राइज हुई हैं और कुछ पुरानी पार्टियां हैं। कुछ लोगों ने बहुत पिछले कई सालों से जोर लगा रखा है, जब से केजरीवाल जी सत्ता में फर्स्ट टाइम आए थे। क्या सभी से आपकी बात चल रही है? और अगर सभी अपना अपना जीत जाते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये नगर निगम के चुनाव होंगे। नगर निगम के चुनाव में हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, एक इस्तेमाल करेंगे अपनी रणनीति को। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट लोग हैं और योग्य हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनका गला घुट रहा है। कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की गलत नीतियों के चलते, तानाशाही रवैये के चलते बहुत से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारी पार्टी में इन तीनों पार्टियों के उन पदाधिकारी नेताओं का स्वागत है सम्मान के साथ। इसलिए नहीं स्वागत है कि उनको हम अपने इलाके निगम पार्षद बना के अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं। हम उनको एक अच्छा नेता मानते हुए जनहितैषी काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। जो समान विचारधारा की नई पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करूंगा। 272 की 272 सीटों पर चुनाव लड़के अपनी विचारधारा वाले और गठबंधन के लोगों को नगर निगम की सत्ता पे जो है बिठाने की कोशिश और रणनीति करेंगे। हम व्यक्तिगत तौर पे पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये ईगो और अहम
कहीं से नहीं पालेंगे कि हमने ये सब तालमेल किया है तो हमारी पार्टी का आदमी जो है मुख्यमंत्री बनेगा या हमारी पार्टी का आदमी ही मेयर बनेगा। जो जितनी सीटें जीतेगा गठबंधन का सहयोगी वो आपस में बैठ के जो है अपने मुख्यमंत्री और मेयर को चुनेंगे। केजरीवाल ये फ्री का फंडा खत्म करके दिल्ली को चमकाने का और पूरी व्यवस्था अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की व्यवस्था करते और रोजगार की सृजन करते तो मेरे हिसाब से हमें पार्टी बनाने की भी जरूरत नहीं थी, हम केजरीवाल को ही अपना नेता मान लेते। आप केजरीवाल को नेता नहीं मानते? हम केजरीवाल को नेता नहीं मानते, हम हर उस आदमी को नेता नहीं मानते हैं जो जन विरोधी कार्य करता है, राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सोनिया हो, चाहे राहुल हो, चाहे मुलायम हो, अखिलेश हो, योगी हो, ममता हो, कोई भी हो, उद्धव हो। पूरे देश के नेताओं को ये चुनौती है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी आज वो मुख्यमंत्री और मंत्री बने बैठे हुए हैं, उनको उस कर्ज को चुकाना चाहिए। भारत जनता की सेवा, भारत माता के कर्ज को, भारत माता जय कहने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है, वो दिखना चाहिए। कितनी राष्ट्रभक्ति है ये महामारी में दिखाई दे रही है। सभी राजनीतिक दल एक्सपोज हो गए हैं। आप केजरीवाल की प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं सब जगह चैनलों पे। हाँ, तो ये माफी मांगने की स्थिति क्यों आई? क्योंकि तुम नकारा साबित हुए हो। हम नकारा साबित नहीं होंगे, अभी भी कह रहे हैं और आगे भी करके भी दिखाएंगे। आप पूरी योजना है। इसका मतलब लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री फिर देश को एक बार देना चाहेंगे? एक बार नहीं, हम तो कहते हैं ये तो भारत वो धरती है जो विश्व गुरु था और विश्व गुरु बन जाएगा। मोदी जी कहते हैं कहने से थोड़े विश्व गुरु होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए चीजें करना पड़ता है। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया, क्यों लिया? किसी और प्रधानमंत्री का नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने अपने कृत्यों से, अपनी सादगी से, अपने जीवन से परिचय करा दिया। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसलिए उस इंसान का नाम लिया जाता है, दूसरे इंसान का तो नाम नहीं लिया जाता है। तो अगर एक लाल बहादुर शास्त्री पैदा हो सकता है तो दोबारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्यों नहीं पैदा हो सकता? लेकिन ये भ्रष्ट राजनीति, भ्रष्ट राजनीति होने नहीं देती है। उनके जैसा चरित्रवान आदमी आया नहीं है, त्यागी आदमी आया नहीं है, क्योंकि वो ऐसे आदमी थे, वो प्रधानमंत्री बने थे लेकिन उनको प्रधानमंत्री के पद से मोह नहीं था, इसलिए वो चीजें कर सके। लेकिन 2014 में मोदी जी ने शपथ लिया और देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी अपने कार्यकाल फर्स्ट में मिला, अभी सेकंड दौर में मिला है, तो कुछ काम तो देश के लिए बहुत अच्छे वो कर रहे हैं। उनके जो अच्छे काम हैं वो पूरी दुनिया भी सराह रही है। तो ये महामारी जो है इस पे वो प्रतिबंध लगाने में, इसको रोकने में, दूसरा दौर को रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले तो कोई चीज कर नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री वो देश के हैं, उनका दायित्व पूरे देश को चलाना है। उन्होंने पिछले दूसरा काल शुरू हो गया 7 साल में, जो है उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए। कोई ऐसे ही पूरी दुनिया में डंका नहीं बच जाता किसी आदमी का। मैं जो हूँ दूसरी पार्टी बना लिए तो उनकी जो सब आलोचना नहीं करूँ, यही गंदी सोच है हमारे देश के राजनेताओं की कि जो खुद कर रहे हैं तो वो सब सही है, दूसरा अच्छा भी कर रहा है तो उसमें कीड़े निकालना। पहली बात तो ये परिपाटी जो है दूसरी पार्टियों को भी छोड़ना पड़ेगी। मैं तो छोड़ के चल रहा हूँ शुरू से। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह साहब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, एक स्वर में सबको उनकी तारीफ, प्रशंसा करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को भी अगर विपक्ष का आदमी जो है कोई सवाल उठाता है, कोई बात पूछता है तो उसको संतोषजनक उत्तर देना चाहिए, ये उनका भी दायित्व है। अगर कोई मुद्दे पे जो है उनकी आलोचना हो रही है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसकी जड़ में जाना चाहिए। आलोचना दुर्भावना से हो रही है, सिर्फ जलन की वजह से हो रही है कि सत्ता पे बीजेपी आ गई, कि वास्तविकता है। अब इस वक्त जो देश के हालात हैं, अगर इस पे कोई भी आलोचना कर रहा है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष के लोग मर रहे हैं। ये इस टाइम की महामारी में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी और क्या जो है खास आदमी, क्या अमीर और क्या गरीब, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान, सभी मर रहे हैं। आप हर
4 मिनट में जो है 3 मिनट में आपको, अगर आप अपना मैसेज बॉक्स देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, हर तबके का एक एक फोन आता है। अभी मेरे पास एक बहुत अच्छे ब्राह्मण आदमी, बहुत पैसे वाले, खुद 77 साल के 32 साल का जवान बच्चा मर गया, फपक के रो रहे थे बेचारे। तो अब ये स्थिति में अगर सरकार की आलोचना कहीं से होती है किसी भी स्तर पे, तो ये कह देना प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का कि ये कांग्रेसी फैला रहे हैं, ये चीज जो है सही नहीं है। स्थिति को समझिए और उसको नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। और जो लोग ऐसे संकट के समय में कालाबाजारी या लापरवाही कर रहे हैं, वो कोई भी उनको ऐसा दंड दीजिए कि भविष्य में जो है कोई ऐसी नापाक हरकत कर ना सके, वो चाहे कोई हो। आपने गठबंधन की बात कही थी और उसमें ओवैसी का नाम आया था कि बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन ओवैसी जी का हमने जब देखा था कि CAA और NRC का जो बिल पास हुआ था उसमें उन्होंने उस बिल को फाड़ दिया था, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो भी हैं वो सांसद हैं वहाँ के, संसद के अंदर उनको अपनी बात कहने और किसी भी मुद्दे का विरोध करने का अधिकार है। लेकिन एक संसदीय परंपरा में आप एक सरकारी दस्तावेज को, पार्लियामेंट जैसी जगह जिसका काम है पूरे देश के लिए कानून बनाना, देश के नागरिकों के लिए वो बन रहा है, आपको उस कानूनी दस्तावेज को फाड़ के आपने जो है संसद की भी अवमानना की है, प्रधानमंत्री की भी की है, संसद में जो स्पीकर साहब हैं उनकी भी की है, और आपने एक तरह से अपने सांसद होने का भी अपमान कर दिया है। क्योंकि दुनिया भर में लोग देखते हैं, कहते हैं, कुछ वाहवाही तो कुछ लोग दे देते हैं कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई। हिम्मत दिखाने का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक गरिमा तोड़ के जो है आप किसी प्रधानमंत्री या संसद जैसी जगह जो लोकतंत्र का मंदिर है और आप उसको जो है शर्मसार करें। वो चीज असदुद्दीन ओवैसी जैसे पढ़े लिखे आदमी के ऊपर शोभा नहीं देती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और इसको लेके उन्होंने कई जगह जो है राजनीतिक रैलियों में बखान भी किया। क्या उनके फाड़ देने से बिल पास नहीं हुआ? ये बात असदुद्दीन जैसे लोग हमें बताएं। नमस्कार।